हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसका पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। किस प्रकार से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, अब की बार जो नया कुछ इसमें ऐड किया गया है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है, यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी एस्पिरेंट फॉर्म भरना चाहते हैं, उसकी जो डेट है वो फॉर्म की शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाना है और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो टोटल पोस्ट अब की बार है जो 2025 के नोटिफिकेशन में जो आई हैं वो हैं 979। कितनी है? 979। वो है सिविल सर्विसेज की। कितनी? सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है वो आई है 979, यानी कि आईपीएस आईएएस की वगैरह जो पोस्टें रहती हैं उसमें 979 पोस्ट है टोटल अब की बार यूपीएससी ने दी है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म शुरू होने की डेट। तो फॉर्म शुरू होने की डेट आप सभी को मालूम होगा, देखो लगभग सभी को मालूम हो चुका होगा, और नए हैं तो वो मालूम नहीं है, तो पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डेट है 22/1/2025, यानी कि 22 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और आपकी जो लास्ट डेट रहती है वो है 11 फरवरी 2025, यानी 11 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। वो भी 11 जनवरी को कितने बजे? शाम को 6 बजे। लास्ट डेट शाम को 6 बजे के बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। तो ये जो डिटेल थी। अब बात करते हैं आगे पूरा एक एक डिटेल जो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट को जो भी एलिजिबल किया है, आपको कब फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें कहा गया है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है upsconline.government.in से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं। मेन बात यह है कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल मांगी जाएगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा मांगा जाएगा। ठीक है, तो वो आपको भरने के बाद ही आपका फॉर्म भरने का अगला प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है ना, तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। वो कहाँ मिलेगा? वो ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, वहीं पर मिलेगा। जब आप फॉर्म भरना शुरू करोगे तो आपको वहीं से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर पहले से कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और नए हैं एस्पिरेंट तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपको जो पहले ओटीआर प्रोफाइल अपने बना दिया है रजिस्ट्रेशन, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसको भी एग्जाम डेट पूरी होने के बाद, यानी कि जो आपकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो पूरी होने के बाद उसके 7 दिन के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ओटीआर प्रोफाइल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आपका 11 जो फरवरी है, 11 फरवरी 2025 को आपकी जो डेट है वो पूरी होने वाली है, यानी फॉर्म भरने की डेट समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो 11 फरवरी के बाद यानी कि 12 से लगाकर आप 18 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, आपके जो ओटीआर हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो चुकी है या फिर कुछ अपलोड करना है रह गए हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं। तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि आपको सिर्फ मॉडिफिकेशन करने का समय दिया जाता है, इसमें नया आपको फॉर्म भरने का कोई अवसर या कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें यही बात की गई, मैंने आपको बताया अभी। देखो 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं, ओटीआर में करेक्शन कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट बात। आपको ध्यान रखना है इसमें, देखो कौन कौन से आपको जो इंपॉर्टेंट जो एक आईडी कार्ड आपको लगाना है वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो कोई भी एक आईडी लगानी है जो आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए। जैसे कि कैंडिडेट शुड बी हैव डिटेल ऑफ 1 फोटो आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ठीक है, या फिर पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड, जो उस पर आपको क्या होना चाहिए, आईडी पर आपका फोटो होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए। ठीक है, एड्रेस वगैरह। तो वो आपको जो इसमें बताया, जैसे कि या तो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कुछ भी ऐसा हो सकता है तो वो आपको इसमें लगाना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, वो किसके द्वारा, सेंट्रल या फिर स्टेट के द्वारा जारी किया होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने बता दिया है, लास्ट डेट 11 फरवरी 2025 है फॉर्म भरने की, वो भी शाम को 6 बजे। काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी एस्पिरेंट, थोड़ा जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें आपको रात की जो 11-12 बजे तक लास्ट डेट रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यूपीएससी सिर्फ क्लियर कह रहा है कि आपको शाम को 6 बजे के बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा 11 फरवरी को। ठीक है, तो 11 फरवरी का आपको इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको फॉर्म भरना शुरू कर देना। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे वो भी मैं उसको डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पर
आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 11 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, 11 फरवरी को। उसके बाद में पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर यूपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर पहली बार कोई फॉर्म भर रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहती है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद बात करते हैं, फिफ्थ कॉलम है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, यानी कि जो है वो तो आपको मिल जाएगा कि पेपर आपको कैसा पेपर होता है, वो सब आपको बातें मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर गाइडेंस के बारे में, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काउंटर दिया गया है आपको फैसिलिटी के लिए, कि हेल्पलाइन के लिए, गाइडेंस के लिए, अगर कोई भी आपको कैंडिडेट को गाइडेंस चाहिए या फिर हेल्प चाहिए तो आपको उसके लिए भी यूपीएससी ने क्या कर दिया है, आपको जो टोल फ्री नंबर दे रखा है उस टोल फ्री नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और उसके, ठीक है, कब 10 बजे से रात शाम को 5 बजे के बीच में आप कोई भी इंक्वायरी है, आपकी क्वेरी है, उस क्वेरी के अब यहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर दे रखे हैं तो इससे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन बैन हो जाएगा, आप सभी को मालूम है एग्जाम में मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बैन होता है, ये कोई खास बात थी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बात ध्यान रखनी है वो यहाँ पर है कि रेस्पेक्ट ऑफ द अपलोडिंग इन द फोटोग्राफ बाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको फोटोग्राफ के बारे में कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो आपका जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पुराने का मतलब यानी कि जो आपका फॉर्म शुरू हो चुका है, यानी कि 22 जनवरी से आपका फॉर्म शुरू हो चुका है तो उससे 10 दिन पहले का ही आपका फोटो होना चाहिए, 10 डे ओल्ड। इससे पुराना फोटो आपको अलाउ नहीं होगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि 10 दिन पुराना है या कैसा है, तो इसमें क्लियर कर रखा है, इसमें कहें कि जिस दिन आप फोटो क्लिक करोगे उसका अपने उस फोटो पर आपका नाम होना कंपलसरी है, और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाए हैं वो डेट आपको यहाँ पर उस पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार जैसे कि आपका ये फोटो हो गया तो आपको सबसे पहले नया फोटो खिंचवाना है, और आपको अगर सेविंग वगैरह रखते हैं तो आपको क्लीन हो जाना है पूरा एकदम क्लियर, क्योंकि जब एक बार ये आप फोटो लगाओगे वही फोटो आपको मेंस में भी लगना चाहिए और इंटरव्यू में भी वही आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको सेविंग कराना है तो नया फोटो खिंचवा लेना है, 50-60 रुपये लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो 10 दिन पुराना ही फोटो होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने की डेट के 10 दिन पुराना, यानी कि 22 जनवरी को मैंने बताया है कि 22 जनवरी को फॉर्म शुरू होने वाला है, 22 जनवरी को फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो 22 जनवरी से 10 दिन पहले आपको फोटो खिंचवाना। 22 जनवरी से मैं कह सकता हूँ कि 12 या 13 जनवरी के बाद का ही फोटो होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में ये उस फोटो, जैसे फोटो गया, फोटो के नीचे आपका क्या नाम होना चाहिए, और नाम के बाद यहाँ पर जब भी आप फोटो खिंचवाने जाएंगे उसको बोलना कि मेरा नाम भी लिखना है नीचे, और उसके बाद में जिस दिन आप फोटो खिंचवाएं उसकी डेट भी आपको होना कंपलसरी। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि आपका इसके ऐसा अगर फोटो नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा फोटो की जो साइज है वो भी आपको इसमें बता दे रखा है, 3/4 ऑफ द स्पेस में होनी चाहिए, और आपका फेस इसमें क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर वही ये बात की गई कि वही जो आपका फोटो यूज करेगा वो मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी आपको वही फोटो लगाना है, ठीक है। देखो पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू में वही फोटो आपका और वही फेस आपका काम आएगा। उसके बाद में द कैंडिडेट शुड रीच बी द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन टाइम। हाँ, ये बोला है कि आपको जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम के 30 मिनट आपको पहले आपका एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, ये जब उसके बाद की बात है, लेकिन इसमें क्लियर दे रखा है नोटिफिकेशन में कि जब भी आपका एग्जाम होगा उसके एग्जाम के शुरू होने के 30 मिनट पहले आपको क्या है, सेंटर पर आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। ये बात इसके एग्जाम में क्लियर दे रखी है, ठीक है ना। फिर आपकी जिम्मेदारी रहती है कि एग्जाम छूट जाता है या फिर आपको अंदर नहीं आने दिया जाता है, वो आपकी जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद में देखो इसमें दे रखा है कि जो पर्सनल प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में कोई खास है नहीं यहाँ पर। आपका एग्जाम कब होने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी डेट आपको दे रखी है इसमें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द 25 मई 2025, ठीक है। आपको एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 25 मई को, 25 मई 2025 को आपका प्रीलिम्स यूपीएससी का एग्जाम करवाएगी। ये डेट आपको पहले ही घोषित हो चुकी है, पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है। और ये इसमें नोटिफिकेशन में भी पूरा दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि कुछ खास है नहीं यहाँ पर। और पोस्टों के बारे में यहाँ पर देखो देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट दे रखे हैं कौन सा, इंडियन यानी कि IAS IPS, ठीक है, IFS, ये सब यहाँ पर पोस्टों के नाम दे रखा है। तो जो पोस्ट है आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कौन सी पोस्ट आपको बननी है कौन सी नहीं बननी है, वो इसमें दे रखा है, ठीक है। तो टोटल मैंने पोस्ट के बारे में बात की थी, 979 पोस्ट है। कितनी है, 979 पोस्ट अब की बार निकाली गई हैं, पहले से अब की बार थोड़ी पोस्ट कम है। उसके बाद में जो टोटल वैकेंसी है उसको, जो टोटल पोस्ट है उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसमें आपको बता सकता हूँ कि 38 वैकेंसी हैं रिजर्व कर दी गई हैं पर्सन, और विद जो बेंच मार्क एंड डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 38 पोस्ट हैं। उसके बाद में 12 वैकेंसी हैं फॉर द कैंडिडेट ऑफ द ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए, 7 वैकेंसी हैं जो फॉर द डेफ एंड द हार्ड हियरिंग के लिए, और 10 वैकेंसी हैं फॉर द
लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिबल प्लेस के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर पोस्टों को डिवाइड कर दिया गया, तो आराम से देख लेना। टोटल आपकी पोस्ट है वो ध्यान रखना है 979 पोस्ट है। कितनी है? 979 पोस्टों को यहाँ पर अब की बार नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसके बाद में नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो और पॉइंट हैं जो अब की बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है और ये अलग से आराम से पूरा पढ़ लेना। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के लिए और या फॉर्म भरते समय, वो आपको मैं बात पूरी बता रहा हूँ। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए सेंटर कौन कौन सा आपको चूज करने हैं वो भी आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, तो देखो यूपीएससी हमेशा जो भी पहला विद्यार्थी जो पहली बार फॉर्म भरना चाह रहा है उसमें आपको इसे ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स के सेंटर अलग होते हैं और मेंस के सेंटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कौन कौन से सेंटर भर सकते हैं और कहाँ भारत में सेंटर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखो यहाँ पर पूरे टोटल आपके कितने हैं, ये पूरी सिटी के नाम है। ठीक है, तो जो भी स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपको सेंटर यहाँ पर मिल जाएंगे। कम से कम आपको 80 सेंटर मिल जाएंगे। हर स्टेट से आपको 2 से 3 सेंटर मिल जाएंगे जो आराम से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान से है तो आपको जयपुर मिल जाएगा वगैरह, दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली आपको मेन वहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपको आपकी जो चॉइस है उसको वो आपको सेंटर है वो अलॉटमेंट होगा, वो भी अब नीचे दे रखा है। और इसमें ये बात की गई कि मेंस के सेंटर देख लो, मेंस के सेंटर कम है, मेंस के सेंटर हैं 24 ही सेंटर हैं, बहुत कम सेंटर हैं। ठीक है, जो वैसे हर स्टेट में एक सेंटर है, बाकी इतनी वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि सेंटर के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा क्या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहना का मतलब ये है कि जो मेंस के और प्रीलिम्स के सेंटर दोनों के सेंटर हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब फिलहाल आपको प्रीलिम्स के सेंटर भरने हैं। इसके बाद में दे रखा है कि जो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहला आपको जो फॉर्म में सीटी भरा जाएगा वो आपको मिलेगा। आपको 3 यहाँ पर सेंटर मांगे जाएंगे, 3 सेंटर कौन कौन से आपको, जैसे मान लो आपने पहले दिल्ली भर दिया। ठीक है, और आपको दिल्ली में रहकर तैयारी करे और दिल्ली भर दिया, तो अगर जितना जल्दी फॉर्म भरोगे और दिल्ली सेंटर भर दिया तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। जितना लेट करोगे और दिल्ली के सेंटर फुल हो जाएगा तो आपको फिर दिल्ली में आपको सेंटर नहीं मिलेगा, फिर आपको जयपुर वगैरह यहाँ पर स्विच करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ये गई है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट आपको मिलेगा। उसके बाद में राइट टू चेंज द सेंटर, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन डिमांड। फिर देखो सेंटर चेंज करने की ऐसी कोई बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि एग्जाम प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेंस होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। आप सभी को मालूम है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की गई ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और मेंस होता है वो एक सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ठीक है ना, 2 पेपर होते हैं, 2 प्रोसेस होता है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए, नहीं भी है तो आप यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर ये एग्जाम के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, मेंस एग्जाम के बारे में दे रखा है। मेन बात यहाँ थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस केस प्रिपरेशन नेम ऑफ द सर्विस इंक्लूडिंग द कैंडिडेट विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर द सर्विस अलोकेशन। इसमें आपकी बार ये दे रखा है कि पहले क्या होता है कि जो मेंस का जो फॉर्म भरते थे, ठीक है, तो मेंस के फॉर्म में आपको यहाँ पर आपका जो सर्विस है वो आपको सेलेक्ट होना, यानी कि जो प्रेफरेंस जो बननी थी वो मेंस के एग्जाम में भरी जाती थी। लेकिन अब की बार क्या कर दिया उन्होंने, प्रीलिम्स के एग्जाम में उन्होंने बोल दिया कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है, जो आपको जैसे IPS जो भी आपकी जो सूझ है वो आपको पहले ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है पहले आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रेफरेंस है वो आपको नन ऑफ द सर्विस इज इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सर्विस अलॉटेड। ठीक है, बाद में आपको सर्विस चेंज नहीं करनी पड़ेगी, पहले आपको भरना पड़ेगा। जो भी IPS या IAS आपको भरना है वो पहले आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखना है कि जो पहले आपको जो डिटेल भरनी चाहिए वो डिटेल अब की बार पहले ही भरनी पड़ेगी, वो मेंस एग्जाम में नहीं, वो आपको प्रीलिम्स में ही भरनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे फॉर्म भरोगे इसमें आपका ऑप्शन आता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नो चेंज द प्रेफरेंस ऑन द सर्विस एंड कैडर एप्लीकेशन फॉर IAS IPS वन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट द वुड परमिटेड एक्सेप्ट एंड द प्रोवाइड इन, जो भी दिया गया है ये क्या गया है कि आप अगर एक बार आप प्रेफरेंस भर देते हैं तो बाद में वो चेंज नहीं होगी, सीधा सीधा कहने का मतलब यही है। ठीक है ना, जो जैसे मान लो आपने पहला IPS भरी, ठीक है, फिर IAS भरी, फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैं चेंज कर दूँ, मुझे पहला IAS चाहिए उसके बाद में IPS चाहिए, तो ये नहीं होगा। जो एक बार भर दिया वो कंफर्म हो गया। ठीक है, फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये नेशनलिटी के बारे में बात हो गई, आप जानते हैं इंडियन होना चाहिए वगैरह सब। एज लिमिट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थोड़ा पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपका जो फॉर्म भरने की जो डेट है, आपको कितने साल का है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको मिनिमम एज आपको 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 32 होनी चाहिए। अब ये तो बात की गई है, इसके अलावा एक डेट भी दे रखी है। डेट के अंदर आपका जो डेट है मतलब एज होनी चाहिए, जैसे कि 1 अगस्त 2025
1 अगस्त 2025 तक आपकी एज 21 होनी चाहिए, या फिर आपका 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात की गई है, ठीक है, ये बात इसमें की गई है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर 2 अगस्त 1993 के बाद अगर आप एक सेकंड, हाँ, तो ये जो बात की गई है आपकी एज 21, मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 32 होनी चाहिए, और आपकी जो बात की गई है वो 1 अगस्त 2025 तक, ठीक है ना, 1 अगस्त 2025 तक आपको ध्यान होना चाहिए। ये बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन इसमें दे रखा है। तो उसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, क्वालिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन कुछ खास है नहीं है, क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है, कोई भी किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये कहा गया है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपको एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होनी चाहिए, ये बात इसमें की गई है, ठीक है, सिर्फ डिग्री चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एक और थोड़ा सा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं यूपीएससी में, उसके बारे में पूरी क्लियर से बात की गई है। यूपीएससी में कहा गया है कि जो SC ST है उसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जो आपकी एज, ठीक है, एज तक कोई एज इसमें दे रखी शायद 37 ईयर तक यहाँ पर कुछ अटेम्प्ट दे सकते हैं SC ST वाले, जबकि OBC वाले हैं उसके 9 अटेम्प्ट हैं, और PWBD और OBC के लिए, ठीक है, उसके भी 9 अटेम्प्ट है, ध्यान रखना। तो ये बात इसमें की गई है, ठीक है ना। तो OBC के कितने 9 अटेम्प्ट है, और PWB OBC और जनरल के कितने हो जाएगा, 9 अटेम्प्ट हो जाएगा, ये बात इसमें की गई है, ठीक है। तो टोटल अटेम्प्ट को यहाँ दे रखा है पूरा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ खास बात तो इसमें की गई नहीं है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। फीस कितने लगती है, तो देखो बाकी जो भी अदर एग्जाम होते हैं उसमें फीस बहुत सारी लगती है, किसी में 500 लगती है, किसी में 700, कुछ अलग अलग फीस होती है। जबकि यूपीएससी का ऐसा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है जिसमें कोई बड़ी फीस नहीं लेता है, वो सभी को, विद्यार्थियों को सभी को समान देख के यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया रखता है। तो एक नॉर्मल फीस है वो 100 रुपये है, जो आराम से जैसे कि SSC की फीस होती है सेम उसी प्रकार की एक 100 रुपये मात्र फीस है, जो फॉर्म भरने के, फॉर्म जो यूपीएससी लेती है। बाकी आप ई-मित्र पर, साइबर कैफ पर जो भी आप फॉर्म भराते हैं वहाँ पर फॉर्म भरने की अलग से फीस ले सकते हैं, 100 रुपये अलग से लेगा वो, क्योंकि वो फॉर्म भरने का लेता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो रियल जो यूपीएससी की जो फीस है वो 100 रुपये मात्र, ठीक है, ध्यान रखना। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, कार्ड से वगैरह कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर अपकमिंग जो यूपीएससी की जो साइट है वहाँ पर जाना है, वहाँ से OTR रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर दे रखा मैंने OTR, उसको प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन करना है। मॉडिफिकेशन करने के लिए भी डेट बता दी मैंने, यहाँ पर 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ये बात की गई है, ठीक है। ये देखो मैं बता दिया 12 से 18 फरवरी तक आपको टाइम दिया जाएगा मॉडिफिकेशन को, OTR को मॉडिफिकेशन करने का, ठीक है, ये बात की गई है इसमें। बाकी मैं आपको यहाँ और थोड़ा सा कोई खास था, एक और ध्यान रखना है कि आपको जो एज में जो यहाँ पर जो आपको OBC सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट की थोड़ी सी बेजमारी दिक्कत रहती है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन मैंने बता दिया है, 11 फरवरी को शाम को 6 बजे लास्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप फोटो खिंचवाए तो फोटो का मेन विशेष ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम देने जाओगे तो वही फेस आपको होना चाहिए जो आपका फोटो में दे रखा है या जो फोटो खिंचवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि OBC सर्टिफिकेट आपको जो होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट के बारे में बात करूँगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो OBC सर्टिफिकेट आपको जो बनाना है वो होना चाहिए OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23, 23-24। इसमें जो आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए, ठीक है, इन 3 के द्वारा, और आपका जो सर्टिफिकेट वो जारी होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024। उसके बाद अगर आपका OBC सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो ही आपका वैलिड होगा, इससे पहले बनाया हुआ तो वैलिड नहीं होगा। या फिर 11 फरवरी के बाद में अगर आपने बना दिया है फिर आप करेक्शन में अपलोड करते हैं तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2024 तक ही आपका नोटिफिकेशन ये आपको OBC सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही, ठीक है ना। इससे पहले का होगा, जैसे कि मान लो 1 फरवरी 2024 का बना हुआ होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो भी 1 साल के अंदर का नया चाहिए, 1 ईयर पहले का, ठीक है ना। बाकी बात की गई इसमें कोई खास है नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ कैटेगरी वगैरह कुछ ऐसा कुछ बात नहीं गई है। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन था, उसके अलावा विड्रॉल एप्लीकेशन द कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउ द विड्रॉल एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन द सेम, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, चलो ठीक है। तो ये हो गई, बात को ध्यान रखना है। बाकी पूरा सिलेबस के बारे में बात की गई, अब सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस क्या है वगैरह बात की गई, सेंटर में बात बता दिया पूरा। ये पूरा नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल थी, बाकी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसमें 157 पेज है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा नोटिफिकेशन में पूरा आपका सिलेबस दे रखा है, प्रीलिम्स का सिलेबस दे रखा है, मेंस का दे रखा है, इंटरव्यू का क्या रहता है, कितने नंबर का इंटरव्यू रहता है, मेंस कितने नंबर का होता है, प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है, प्रीलिम्स में कौन कौन से पेपर होते हैं, मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, ये सारी जानकारी है इसमें
हाँ पूरा दे रखा है नोटिफिकेशन में। बाकी पूरा जो ये पेपर के बारे में जानकारी है वो मैं अलग से वीडियो बना के मैंने डाल दिया है, तो आप मेरे पे चैनल के जाओगे प्रोफाइल पे तो आप मिल जाएगा, आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरी जानकारी थी, ठीक है, आई होप आपको जानकारी समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और सभी विद्यार्थियों तक जो नए, विशेषकर जो नए एस्पिरेंट हैं जो पहली बार फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर ये जानकारी सामने आना और समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।